हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है राष्ट्रवाद और विभिन्न दृष्टिकोण। यहाँ पे हम जो है राष्ट्रवाद विभिन्न दृष्टिकोण आपके MPS 04 का ही एक चैप्टर है ये, और आपका यूनिट 11 है ये। उसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और जिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई। तो राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद के अध्ययन के दृष्टिकोण, और तीसरा क्वेश्चन जो उसमें बनता है राज्य रहित राष्ट्र और राष्ट्र रहित राज्य। ये जो है आपके पूरे चैप्टर में पूरा इसी के बारे में आपको दे रखा है। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने जो है आपके लिए मेन पॉइंट्स आपके, और जो है पूरा चैप्टर आपको एक ही चीज़ में यानी कि कवर हो जाए, यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आई। तो आप स्टूडेंट वीडियो को एंड तक देखना, पूरे चैप्टर आपको यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रवाद विभिन्न दृष्टिकोण यूनिट 11 है ये। और राष्ट्रवाद क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या है, जो आपसे जो है हमेशा पूछा जाएगा। इसी जो है इस पे और भी चैप्टर्स हैं आपके, और इसका मतलब ये पार्ट 1 है राष्ट्रवाद का ही। राष्ट्रवाद ये विश्वास है कि लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर सभ्य को एकीकृत करता है। यानी कि राष्ट्रवाद क्या करता है, यानी जो भी एक ही जाति के लोग हैं, एक ही परंपरा जो अपनाते हैं, उन सबको जो है एक राष्ट्र प्रदान करता है। यही राष्ट्रवाद की मांग भी है और यही राष्ट्रवाद भी है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र की मांग कर रहा है तो इसका मतलब वो चाहता है कि अपनी उसकी एक संस्कृति हो, अपनी भाषा हो, या फिर उसका एक जो है अपना आधार हो। वो जो भी नियम बनाना चाहता है अपने देश के लिए, अपनी जो भी संस्कृति को अपनाना चाहता है, उसे वो जो है कंटिन्यू रख सके। तो इसलिए वो जो है एक राष्ट्रवाद की मांग करता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इन सीमाओं के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उन्हें अपने सभ्य के निर्णयों के आधार पर अपना सभ्य का संप्रभु राजनीतिक समुदाय राष्ट्र स्थापित करने का अधिकार है। यानी कि यहाँ पे जो भी समूह है, यानी कि जिन्हें जो है राष्ट्रवाद नहीं किया गया है, जिन्हें राष्ट्र नहीं दिया गया है अपना, अब वो इन सीमाओं पर पहुँचे हैं। यहाँ पर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उन्हें अपने सभ्य के निर्णय लेने पड़ेंगे और अपना सभ्य का जो है अपना एक राष्ट्र स्थापित करना होगा उन्हें। तो उसके लिए उनके जो है अधिकार उन्हें जो है उसकी मांग करनी पड़ेगी। राष्ट्रवाद यहाँ पे जो है विभिन्न जातियाँ जिसको समाज में जो है अलग कर दिया जाता है, या फिर उन्हें जो है उनकी भाषा को या फिर उनकी संस्कृति को समाज में नहीं माना जाता है, वो लोग राष्ट्रवाद की मांग करते हैं कि अब हमारा एक अपना राष्ट्र होना चाहिए, और हम जो भी हम अपनी जाति के लिए करना चाहते हैं वो हमें करने का अधिकार होना चाहिए। इसे कहते हैं राष्ट्रवाद की मांग या फिर राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद के जो हैं विभिन्न रूपों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, विभिन्न दृष्टिकोण कह सकते हैं। तो राष्ट्रवाद के अध्ययन के दृष्टिकोण ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। राष्ट्रवाद के जो है यानी कि जो भी विचारक थे, जैसे मार्क्सवादी, उदारवादी, इन सबों ने राष्ट्रवाद की जो है अपने अपने हिसाब से एक जो है इसकी अवधारणा बताई है। तो यहाँ पे सबसे पहला है राष्ट्रवाद का उदारवादी दृष्टिकोण। मानवतावादी जो है ये बताते हैं, उदारवादी जो थे यानी कि वो मानव के प्रकृति के लिए बात करते थे, यानी कि मानव को जो है अपना जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, मानव स्वतंत्र होना चाहिए। उदारवादी हमेशा जो है मानव की स्वतंत्रता के लिए बात करते थे। तो इनका जो विचार था, दृष्टिकोण था, वो भी मानवतावादी था। मानवतावादी क्या कहते हैं कि जो हर्डर थे, ये मानवतावादी के जो है विचारक थे। हर्डर के अनुसार मानव जाति प्रकृति और तर्क से अलग अलग राष्ट्रीयता में बैठी होती है। वह राष्ट्रीयता में व्यक्ति और मानवता दोनों मिलकर प्रगति करते हैं। यहाँ पर जो हर्डर हैं वो बताते हैं कि राष्ट्रीयता में व्यक्ति और मानवता, यानी कि जो है इसमें व्यक्ति और मानवता के गुण होने चाहिए, तभी हमारा एक राष्ट्र जो है प्रगति कर पाएगा। और इसमें हर्डर ने राष्ट्रीयता के सांस्कृतिक पक्ष बताए हैं। विभिन्न राष्ट्रीयता में विदेश के आधार पर भूगोल, जलवायु, ऐतिहासिक परंपरा, भाषा, साहित्य, शिक्षा, शिष्टाचार जैसे कारक होते हैं। मतलब हर्डर यहाँ पे बताते हैं कि एक राष्ट्रीयता इन्होंने मतलब हर्डर ने यहाँ पे सांस्कृतिक पक्ष को बताया है, यानी कि किसी भी देश का जो है कैसी परंपरा होती है, कैसी भाषा होती है, ये उसका सांस्कृतिक रूप होता है, और उसके आधार पे हमें जो है राष्ट्र तैयार करने चाहिए।
तो राष्ट्र कैसे होना चाहिए, हर्डर ने इसके लिए सांस्कृतिक पक्ष बताया इसका। यहाँ पे राष्ट्रवाद यानी जो है उसके अगर मतलब मानवतावादी का यहाँ पे अर्थ है कि हर मानव को जो है उसकी जो भी संस्कृति है, भाषा है, उसको एक रूप देना चाहिए। तो हर्डर यहाँ पे सांस्कृतिक पक्ष को बताते हैं मानवतावादी के अंदर। इसके अलावा विस्तारवादी दृष्टिकोण, ये भी उदारवादी ने ही दिया है, उदारवादी का ही एक जो है दृष्टिकोण है विस्तारवादी दृष्टिकोण। तो इसमें मत्सिनी जैसे चिंतकों ने इस दृष्टिकोण के विपरीत की मुक्ति संग्राम से राष्ट्रीयता को एकता और स्वाधीनता हासिल होगी। जो इनका विस्तारवादी दृष्टिकोण है, इन्होंने जो है यहाँ पे राष्ट्रीय एकता और स्वाधीनता की बात करी है, यानी कि हर राष्ट्र को जो है एकता होनी चाहिए उसमें। हर मतलब उसके जो भी लोग हैं, किसी भी राष्ट्र के या किसी भी समूह के एक लोग हैं, वो सभी एक ही चीज़ को माने, एक ही नियम कानून और अधिकार के लिए अगर वो बात करेंगे और एक ही भाषा को अगर वो मानेंगे तो उसमें क्या होगी, राष्ट्रीय एकता होगी। और जो है हर राष्ट्र जो है उसमें एकता होनी चाहिए और स्वाधीनता उन्हें हमें देनी चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति या फिर हर राष्ट्र जो है, जो भी समूह है जो अपने राष्ट्र की मांग करता है, वो स्वाधीन होना चाहिए। यहाँ पे विस्तारवादी दृष्टिकोण कहता है कि राष्ट्रवाद मतलब एक ऐसी धारणा हो सकती है जब वो उसमें सभी समूह जो है एकता में रहें और सभी स्वतंत्र हो। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई समूह दूसरे जाति का है या कोई दूसरी जाति के लिए अपना राष्ट्र बनाना चाहता है, अगर कोई एक राष्ट्र की अपनी मांग कर रहा है तो उसमें जो है एकता और स्वाधीनता उसे हासिल होनी चाहिए। इसके अलावा मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या कहता है यहाँ पे, मार्क्स ने हमेशा जो है वर्ग सिद्धांत की बात करी है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मार्क्सवाद के बारे में। तो यहाँ पे मार्क्सवाद जो है राष्ट्रवाद में भी वो वर्ग की बात करते हैं, जो मजदूर वर्ग होते हैं, जो असहाय वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग हैं, उनके पक्ष की ये बात करते हैं। मार्क्स ने इस बात पर जोर दिया, ये भी पूंजीवादी उदारवादी राज्य राष्ट्र हित की बात करता है, यानी ये पूंजीवादी और उदारवादी राज्य राष्ट्र हित की बात करते हैं। फिर भी औद्योगिकरण ने एक ऐसे मजदूर वर्ग को जन्म दिया जिसका हित सार्वभौमिक। जो मार्क्सवादी हैं वो भी यहाँ पे जो है कहते हैं पूंजीवादी जैसे होते हैं। यहाँ पे जो राष्ट्र में यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका हक हो रखा है, पूंजीवादी का, यानी पूंजीवादी लोगों को ही ज़्यादा जो है इनके पक्ष लिया जा रहा है, इन्हीं को जो है ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है हमारे समाज में। और जो वर्ग रहित यानी कि वर्ग की ये बात करते हैं, जो मजदूर वर्ग यहाँ पे आए हैं, यानी कि जिन पूंजीवादी वर्ग एक होता है, एक मजदूर वर्ग होता है। पूंजीवादी को सारा जो है फ़ायदा होता जा रहा है, जितने भी उद्योग खुल रहे हैं, औद्योगिकरण की इन्होंने बात करी है, औद्योगिकरण के कारण पूंजीवादी को फ़ायदा हो जा रहा है। और जो मजदूर वर्ग है, जिनको जो है असहाय हो गए हैं, उनको जो है यहाँ पर कोई भी हक नहीं दिया जाता। तो मार्क्स यहाँ पे बताते हैं कि जो मजदूर वर्ग हैं उनको भी जो है राष्ट्र देना चाहिए आपको, और उनके जो है हित की बात ये करता है। तो मार्क्सवादी ने हमेशा जो है मजदूर वर्ग के अनुसार जो है राष्ट्र होना चाहिए। जो भी सर्वहारा वर्ग होते हैं, जो असहाय वर्ग है, उनके लिए भी राष्ट्र जो है बनना चाहिए, इसकी बात करते हैं। इसके अलावा अविभाज्य फासीवादी दृष्टिकोण, जो अविभाज्य फासीवादी दृष्टिकोण है, ये यहाँ पे जो है फासीवाद में राष्ट्र की महानता है और हर वस्तु को इस मिथक, इस गौरव के अधीन करते हैं। फासीवाद क्या कहते हैं, यहाँ पे राष्ट्र की महानता को बताते हैं। ये राष्ट्र की महानता यानी कि कोई भी व्यक्ति है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, उसका जो राष्ट्र है उसे उसके अनुसार ही चलना चाहिए, यानी कि पूरा इंसान को जो है अपने राज्य को मानना चाहिए, जो भी उसका जो है राज्य है उसके अनुसार उसे चलना चाहिए, नियम कानून बनना चाहिए। और इस मिथक, इस गौरव के अधीन मतलब ये करता है कि हमें जो है राष्ट्र हमारा महान है, इसी के अधीन जो है लोगों को ये करता है। ये राष्ट्रवाद का वह रूप था जिसका पोषण प्रेम नहीं धरना से हुआ था। इसकी जो शुरुआत है मतलब कि प्रेम से नहीं हुई थी। राष्ट्रवाद की मांग हमेशा जो है एकता से होती है, सभी लोग मिलकर राष्ट्रवाद की मांग करते हैं। पर यहाँ पे इस राष्ट्रवाद की जो फासीवादी दृष्टिकोण था, इस राष्ट्रवाद की मांग प्रेम नहीं धरना से हुई थी। ये लोगों के मन में विश्वास नहीं, भय पैदा करता था, भय करने वाला था। उसने आगे चलकर राष्ट्रवाद के विरोध का ही रूप ले लिया। ये एक राष्ट्रीय वाले राष्ट्रवाद के अलावा और किसी भी राष्ट्रवाद को सहन नहीं कर सकता था।
यहाँ पे ये जो फासीवादी दृष्टिकोण था ये राष्ट्र को महान बताता था कि हमारा जो राज्य है, राष्ट्र है, वही महान है। यानी कि हर व्यक्ति को जो है अपने राष्ट्र के जो भी उसका राष्ट्र तय किया गया है उसी को चुनना चाहिए। और इसमें जो है एक राष्ट्र वाले राष्ट्रवाद को ही मानता था और किसी भी राष्ट्रवाद को सहन नहीं, यानी कि कोई एक राष्ट्रवाद है, कोई एक ही समूह है, अगर बन गया है कोई भी एक ही जाति है तो उसी राष्ट्रवाद को ही मानेगा, ना कि अगर कोई और समूह कह रहा है कि हमारी जाति अलग है और हमारी भाषा हमें देनी चाहिए तो उसको ये सहन नहीं करता है, उसका विरोध करता है यहाँ पे। तो फासीवादी दृष्टिकोण हमेशा जो है राष्ट्रीय महानता की बात करता है। इसके अलावा उपनिवेश विरोधी दृष्टिकोण, यहाँ पे उपनिवेश नाम से इसका पता चल रहा है, उपनिवेश विरोधी, यानी कि जो भी देश उपनिवेश हो चुका है, अगर भारत था जैसे ब्रिटिशों का उपनिवेश था। उपनिवेश का अर्थ होता है यहाँ पे कि अगर कोई बड़ा देश, कोई बड़ी शक्ति है, ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, अगर वो किसी छोटे देश को, विकसित देश, जैसे कोई विकसित देश है वो विकासशील देश पर अपना कब्जा कर लेता है तो वो जो है उपनिवेश हो जाता है उस देश के, जिस देश ने उस पर कब्जा किया। तो उपनिवेश विरोधी दृष्टिकोण ये कहता है कि जो भी यानी कि देश उपनिवेश हो गए हैं उनका वो विरोध करेगा, उनका विरोध करना चाहिए हमें और अपने राष्ट्र की मांग करना चाहिए। इसकी शुरुआत साम्राज्यवाद के प्रति, उसके प्रतिनिधित्व के प्रति स्वाभाविक है, ना कि जिन्होंने अपनी ज़मीनों पर जबरन कब्जा कर लिया और उनकी संपदा का जबरन दोहन किया। इस घृणा की अभिव्यक्ति भारत में गांधी जी के नेतृत्व में ये अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से हुई। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं आपको बता देती हूँ उसके बारे में। उपनिवेश विरोधी दृष्टिकोण, तो इसकी शुरुआत साम्राज्यवाद के प्रति हुई थी, यानी कि साम्राज्यवाद को जो है यहाँ पे जो भी लोग साम्राज्य की बात करते थे, जिन पे जो भी देश उपनिवेश हो गए थे, जिन पर कब्ज़ा कर लिया गया था, जिनकी ज़मीनों को अपना बना लिया गया था और जिनका दोहन किया जा रहा था, जिन संपदा का, तो उसके लिए यहाँ पे जो है राष्ट्रवाद की मांग यहाँ पे की गई थी। तो इसका एक उदाहरण है, भारत में जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर जब कब्ज़ा कर लिया था और हमारी जो भी आर्थिक नीतियाँ थी, हमारे जो हमारी अर्थव्यवस्था चल रही थी वो ब्रिटिश ही चला रहे थे। तो इस प्रकार का जो उपनिवेश हमारा देश हो गया था तो इसको कहते हैं उपनिवेश विरोधी दृष्टिकोण। और भारत ने जो इसके लिए लड़ाई लड़ी उसको हम कहते हैं राष्ट्र की मांग। तो यहाँ पे राष्ट्र की मांग किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी? गांधी जी द्वारा, गांधी जी के नेतृत्व में की गई थी। गांधी जी आए थे, उन्होंने ही सबको प्रेरित किया था, ब्रिटिशों से हमें जो है आज़ादी दिलाई थी, अंग्रेज़ों से। तो इसके जो राष्ट्र की मांग यहाँ पे उपनिवेश विरोधी दृष्टिकोण में की गई थी, गांधी जी के नेतृत्व में की गई थी और शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से हमारे भारत में इसका विरोध हुआ था। यहाँ पे विभिन्न दृष्टिकोण क्या है आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा राज्य रहित राष्ट्र और राष्ट्र रहित राज्य, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। राष्ट्र रहित राज्य जिन राज्यों के आर्थिक पिछड़ेपन और बहुरूपीय प्रकृति के कारण विविध जाति समूहों और जनजातियों को एक राष्ट्रीय ढांचे में एकीकृत करने में सफलता नहीं मिली, इस तरह राज्य का अस्तित्व है किंतु वह एक एकीकृत राष्ट्रीय राज्य की स्थिति तक अभी तक नहीं पहुँचे। यहाँ पर राष्ट्रीय रहित राज्य जो है वो राज्य होते हैं जिनकी जो है जो भी जाति है, समूह है, उनको जो है यहाँ पे माना तो गया है, मतलब कि एक राज्य तो उनको दे दिया गया है, पर उनकी जो अपनी जाति है, उनकी जो अपनी भाषा है, उन लोगों की, उसे महत्व नहीं दिया गया है। जैसे कि भारत का जब विभाजन हुआ था तो कुछ लोग जो है इंडिया के जो है पाकिस्तान में रह गए थे और जो पाकिस्तान के हैं वो इंडिया में आ गए थे। तो यहाँ पे उन्हें राज्यों में मिला तो दिया है, पर उनको जो है एक उनकी भाषा को यहाँ पे जो है महत्व नहीं दिया गया है। अब हिंदू में वो रह रहे हैं, यानी इंडिया में वो रह रहे हैं, तो यहाँ पे मुसलमान जो है वो अपनी भाषा नहीं बोलेंगे, बल्कि हिंदुओं के साथ रह रहे हैं तो वो हिंदुओं को जो है बोलेंगे, हिंदी भाषा ही बोलेंगे। तो यहाँ पे उन्हें एक जो है राष्ट्र में शामिल कर लिया गया है और उन्हें जो है एक अपना एक राज्य पर नहीं दिया गया। इसके अलावा राज्य रहित राष्ट्र में राष्ट्रवाद एक अलग ही राजनीतिक अदृश्य उपस्थित करता है जो उन राष्ट्र राज्यों के विशिष्ट शैली पर निर्भर करता है जिनमें इस तरह के राष्ट्र आते हैं। अब जो राज्य रहित राष्ट्र हैं, इसी के विपरीत जैसे कि हमने पढ़ा कि उनको हमारे यहाँ पे शामिल तो कर लिया गया है, जो भी जातियाँ होती हैं, जनजातियाँ होती हैं, जिनको मतलब कोई भी अपना एक राज्य नहीं है,
तो उनको यहाँ पे शामिल कर लिया गया है, पर उनको अपना राज्य नहीं दिया गया है। तो इसी से उल्टा यहाँ पे होता है राज्य रहित राष्ट्र, यानी कि जिनका एक अपना राज्य तो है पर उनकी जो है एक अपनी भाषा नहीं है, अपना जो है एक जो भी उनका संस्कृति धर्म होता है वो नहीं है। यहाँ पे जो है अपने वो नियम कानून बनाकर रह रहे हैं यहाँ पे, उनको कहते हैं हम राज्य रहित राष्ट्र। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको जो है इसके शॉर्ट में आपकी डेफिनेशन लिखी है। अगर आप इसके नोट्स हमसे लेना चाहते हैं वो आप हमसे ले सकते हैं, जिसमें आपको जो है सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन आपको दी होगी, और आपके जितने भी जैसे क्वेश्चन जो बनता है आपके एग्ज़ाम के लिए उसके फुल एक्सप्लेनेशन आपको दी होगी। हर क्वेश्चन अगर आपका 20 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकता है उसके हिसाब से आपको जो है पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया होगा, यानी कि उसके हिसाब से जो है आप उसका आंसर क्या लिख सकते हैं ये भी आपको बताया गया होगा। और आपका जो है कौन सी चीज़ें भी इस चैप्टर में रह रही हैं इस वीडियो में वो चीज़ें भी ऐड होगी, तो ये आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं, जिसमें आपके जो है सारे चैप्टर आपके कोर्स के कंप्लीट करवाए जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, यानी कि आपको जो है पूरी एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा। तो इसकी भी इंफॉर्मेशन जो है आप हमसे जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे DM करके ले सकते हैं। अगर आपका कोई नेक्स्ट टॉपिक आपको चाहिए या आपको कुछ भी इससे रिलेटिव डाउट है चैप्टर से रिलेटिव तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर यहाँ तक आपको चैप्टर स्टूडेंट समझ में आ गया होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी डाउट होता है आपका तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको अगर नोट्स चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।